हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले दोस्तों आईपीसी के बारे में। जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था हम उसके बारे में आपको बता दें दोस्तों। हम बात कर रहे थे साधारण अपवाद, जनरल एक्सेप्शन, जो आईपीसी के भारतीय दंड संहिता के 4थे अध्याय से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने अब तक बात कर ली है 95 तक के सेक्शन से, यानी 76 से लेकर 95 तक के सेक्शनों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, आपको समझा चुके हैं। यदि उनके बारे में आप जानना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मैं इनकी लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देख के भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 96 से 100 तक। ये वैसे तो 106 तक है, मगर हम आपको टुकड़ों में समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। आपको मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको जल्दीबाजी में बढ़ा के आपको कुछ भी समझ में ना आए, आपको याद ना हो सके। मैं आपको चाहता हूँ आपको याद होए चीज़ें। ठीक है ना दोस्तों, तो हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। जो अब तक हमने पढ़ा था 76 से लेकर और 95 तक, वो तो एक अलग पार्ट था इसके अंतर्गत। ये दूसरा भाग माना जाता है आईपीसी के अंतर्गत। जो सामान्य अपवाद है उसका दूसरा भाग है। ये कैसे? ये शरीर और संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। यानी किसी व्यक्ति के शरीर और संपत्ति पर कोई हमला किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने शरीर के साथ साथ दूसरे के शरीर की संपत्ति की भी रक्षा करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोरोपति कारित कर सकता है, तो वह उससे बच सकता है, यानी उसको उससे सज़ा नहीं मिलेगी। तो उसके बारे में ये अपवाद बताया गया है दोस्तों। इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या है। तो हम धारा एक एक धारा लेके चलेंगे सेक्शन वाइज। ठीक है दोस्तों, तो धारा 96 से, यानी सेक्शन 96 क्या कहता है दोस्तों? जो 96 है, आपको सिर्फ इसमें इतना सी बात याद रखनी है कि 96 के अंदर शुरुआती तौर पे होता क्या है प्राइवेट प्रतिरक्षा, उसके बारे में बताया गया है कि कोई बात अपराध नहीं होती है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के रूप में की जाती है। यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बात, यानी कोई बात अपराध नहीं होती है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के रूप में की जाती है। 96 में तो सिर्फ इतना ही बताया गया है दोस्तों। सिर्फ ये याद रखनी है कि कोई भी बात अपराध नहीं होती, कोई भी बात अपराध नहीं होती जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ इतना सा है और ये खत्म हो गया 96। 97 थोड़ा ढंग से समझने वाली चीज़ है। ठीक है दोस्तों, 97 याद करने के लिए आपको 99 सेक्शन याद होना चाहिए पूरा ढंग से, और 99 याद होगा तभी आप 100 सेक्शन को उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं शरीर व संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब होता है। तो धारा 97 देती है हमें शरीर और प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार कब होता है, इसके बारे में बताती है। ठीक है, अब हमको आपको समझाते हैं एक एक करके। धारा 97 है दोस्तों, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक तो मानव शरीर, यानी खुद के शरीर पर प्रभाव डालने वाला किसी अपराध के विरुद्ध। पहला पॉइंट क्या है? मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और दूसरे व्यक्ति की शरीर की प्रतिरक्षा करे। ठीक है ना, यानी किसी मानव शरीर के अपराध के विरुद्ध कोई अपराध करता है तो अपने शरीर की भी रक्षा कर सकता है और दूसरे की शरीर की भी रक्षा कर सकता है। ये तो पहला पॉइंट है शरीर के लिए। ठीक है, दूसरा आता है संपत्ति के लिए। ऐसे कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। जो चोरी संपत्ति के विरुद्ध में क्या आ जाएगी इसके अंदर? देखिए दोस्तों, पॉइंट है चोरी, ठीक है, रिश्ती, ठीक है, और है आपराधिक अत्याचार, और क्या है दोस्तों? एक है लूट। ये 4 चीज़ें, ठीक है ना, इस 4 चीज़ को मुख्य तौर पर जोड़ा गया है, लेकिन वर्तमान समय के अंदर डकैती वगैरह भी जोड़ दी गई है। ठीक है, चोरी आपको पता है ये चल संपत्ति से होती है। चल संपत्ति आप जानते हैं क्या होती है? जिस संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके उसे चोरी कहा जाता है, यानी वो चल संपत्ति होती है। और चोरी नॉर्मल होती है, इसमें किसी क्षति का भय नहीं होता है। आपको इनका मतलब समझा रहा हूँ, चोरी का मतलब क्या है, हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। ये सेक्शन 378 में बताया गया है। ठीक है, फिर लूट, ये चोरी से थोड़ा बड़ा होता है, इसमें व्यक्ति की हत्या भी हो जाती है।
ठीक है। चोरी के अंदर किसी व्यक्ति की हत्या नहीं होती, यानी कोई क्षति नहीं होती, इसमें क्षतिकारित हो जाती है। इसके बारे में आईपीसी के सेक्शन 390 में बताया गया है, 390 के अंतर्गत, ठीक है ना। इसमें हत्या भी कर दी जाती है, ठीक है। किसी वस्तु को यानी उसको उठा भी लिया जाता है और उसकी हत्या भी हो जाती है किसी व्यक्ति की, ठीक है। रजिस्ट्री होती है किसी संपत्ति के मूल्य में आमूल चूक परिवर्तन हो जाए या उसकी कीमत उपयोगिता नष्ट हो जाए या कम हो जाए, ठीक है ना, वो रजिस्ट्री हो जाती है। ये आईपीसी की धारा 425 में बताया गया है। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आपको दोस्तों। और ये आपराधिक अत्याचार है 441, ठीक है ना। यानी किसी व्यक्ति के गृह के अंदर घुसकर, जबकि उसका कोई अधिकार नहीं है, उस घर के अंदर घुस के और उस पर हमला किया जाता है, ठीक है ना। उसको नुकसान कारित करने के लिए, क्षति शोभ कारित करने के लिए किया जाता है, तो वो आपराधिक अत्याचार कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये याद करना है, जो धारा 97 है वो एक तो मानव शरीर के अपराध के विरुद्ध है और दूसरा संपत्ति के विरुद्ध है। संपत्ति में 4-5 चीज़ें आ जाएगी, चोरी, लूट, रजिस्ट्री और आपराधिक अत्याचार। इनसे संबंधित अगर किसी व्यक्ति पर हमला किया जाता है, कोई ऐसा कार्य किया जाता है इनसे संबंधित, तो व्यक्ति इनकी रक्षा करने के हिसाब से खुद की और दूसरों की शरीर और संपत्ति की रक्षा करने के लिए किसी व्यक्ति की हत्या कर सकता है या उपहति कारित कर सकता है, तो वह एक्सेप्शन में आ जाएगा। अब एक्सेप्शन में आने के लिए धारा 99, ये आपको याद रखना है दोस्तों, इनको मिटा देता हूँ। धारा 99 के अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। धारा 99 के जो नियम है, शर्तें है, उसके अनुसार ही कर सकते हैं किसी व्यक्ति की हत्या या उपहति। अगर उसके खिलाफ करते हैं तो वह इस अपवाद का फ़ायदा नहीं उठा सकता है दोस्तों। ये बात को ध्यान रखना, ये पॉइंट है धारा 99 की शर्तों के अनुरूप। होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब वो धारा 99 क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे 98 के बाद, ठीक है दोस्तों। इसको मिटा रहा हूँ। अब बात करते हैं हम धारा 98 के बारे में। धारा 98 के बताया गया है विकृचित व्यक्तियों के बारे में। आप देखिए हमारी स्क्रीन के अंदर, ऐसे व्यक्तियों के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है जो विकृचित है। अब आप बोलेंगे विकृचित व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि धारा हमने आपको पढ़ाया था, धारा 84 पढ़ाया था ना दोस्तों। धारा 84 के बारे में बताया था कि धारा 84 बोलती है कि किसी विकृचित व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है और किसी उस विकृचित व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कुछ हानि कारित कर दी जाती है, तो वह क्षम्य योग है। अब यहाँ पर विकृचित व्यक्ति के विरुद्ध ही कार्य कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर वह व्यक्ति, यानी 84 तो रक्षा करती है विकृचित व्यक्ति की, और जो 98 है जो विकृचित पे हमला कर रहा है उसकी रक्षा करती है, ठीक है ना। और समझ में आ रहा है ना दोनों। 84 तो विकृचित व्यक्ति की रक्षा करती है और ये 98 सामान्य व्यक्ति की रक्षा करती है, ठीक है। इतना फ़र्क है, याद रखना दोस्तों। अब बात करते हैं 98 की दोस्तों। 98 ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृचित आदि हो, यानी कोई व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, आप ये समझो कि कोई व्यक्ति विकृचित है या अपरिपक्व समझ वाला शिशु के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करती है। इस धारा के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, कोई व्यक्ति विकृचित है या मंदता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण कोई अपराध नहीं है, जब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रखता है जो उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं दोस्तों। ए नाम का व्यक्ति है, वह रात्रि में एक ऐसे गृह में प्रवेश करता है। ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, ये किसी घर में घुसता है, ठीक है ना। ऐसे घर में प्रवेश करता है जो जिसमें इसमें इसका हक है, इसमें घुसने का वैध अधिकार है, ठीक है। ये इसी का घर है और इसके अंदर घुसने का अधिकार है। यहाँ पर जैड नाम का व्यक्ति होता है, ठीक है, जो इसे घर की चौकीदारी कर रहा होता है। अब वो क्या समझता है, रात्रि के टाइम था, ठीक है, जैड समझता है कि ये ए नाम का व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपराधिक अत्याचार कर रहा है, ठीक है। गृह अत्याचार या आपराधिक अत्याचार, गृह भेद कर समझकर आक्रमण कर रहा है। तो यद्यपि ये जैड है ना, इसने क्या किया, भ्रम के अधीन ए पर आक्रमण कर दिया इसने कि कोई व्यक्ति घुस रहा है जबरन इस घर के अंदर, ठीक है ना। तो जैड ने ए के ऊपर हमला कर दिया, ठीक है। अब भ्रम के अधीन किया था, इसको लगा कि और कोई घुस रहा है जबकि इसका मालिक ही घुस रहा है, तो यहाँ पर जैड कोई अपराध नहीं करता है, ठीक है। किंतु
ए अपनी प्रतिरक्षा के विरुद्ध में जेड पर हमला कर देता है और जेड की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर ए इसका फ़ायदा उठा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि ए जेड के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का वही अधिकार रखता है यदि जेड को उस भ्रम का दिन कार्य नहीं करता। अगर जेड को कोई भ्रम नहीं होता, उस भ्रम के दिन कोई कार्य नहीं करता, तो वो वैसा ही अधिकार रखता है। इसको एक उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण समझ आते हैं हम आपको। देखिए दोस्तों, एक उदाहरण है, अब पागल व्यक्ति की बात कर लेते हैं। जब विकृतित व्यक्ति की बात करें तब जेड पागलपन के असर में किसको, ए को जान से मारने का प्रयत्न करता है। जेड किसी अपराध का दोषी नहीं है। क्यों? हमने बताया था 84 के अंतर्गत विकृतित व्यक्ति को सामान्य अपवाद का फ़ायदा मिल जाता है। यह किसी अपराध का यानी जेड किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु ए को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है यदि जेड वहाँ पर स्वस्थचित होने की दशा में होता। भाई ए अपनी प्रतिरक्षा कर सकता है कैसे? यदि जेड स्वस्थचित होता तो वैसे ही हमला कर सकता है, उसकी प्रतिरक्षा कर सकता है। ठीक है ना दोस्तों, ये अंतर है 98 में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब बात करते हैं 99, जिसके अनुसार निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन होने पर ही आप किसी व्यक्ति पर हमला आदि नहीं कर सकते। ठीक है, वह कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। यानी 99 हमें ये बताती है ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध हम प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है ना, यानी हमको पता है कोई हम पे हमला हो रहा है, फिर भी हम उस पर अपना अधिकार इस्तेमाल नहीं कर सकते। वह कौन कौन सी शर्तें हैं दोस्तों? इसकी शर्तें 4-5 शर्तें हैं, 4 शर्तें। पहली शर्त है कि किसी लोक क्या होना चाहिए? किसी लोक सेवक द्वारा कोई कार्य करना चाहिए। कौन होना चाहिए? लोक सेवक। ठीक है, लोक सेवक द्वारा कार्य होना चाहिए। ठीक है, और वो कार्य कैसा होना चाहिए? जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका युक्ति के रूप से, यानी मृत्यु या घोर उपत्ति की है ना आकांक्षा नहीं हो मृत्यु होने की, कि हाँ भाई। और कार्य कैसा होना चाहिए? लोक सेवक द्वारा किया जाना चाहिए, सद्भावना पूर्वक होना चाहिए और अपने पद के अंतर्गत रहते करना चाहिए, यानी पदाभास के अंतर्गत करना चाहिए। अब इस पहले वाले पॉइंट के भी अंदर 3-4 पॉइंट है। लोक सेवक द्वारा हो, मृत्यु और घोर उपत्ति की आशंका ना हो। ठीक है, तीसरा है सद्भावनापूर्वक कार्य हो, सद्भावपूर्व। और चौथा है कि अपने पदाभास के अंतर्गत कोई कार्य करता है, अब वह चाहे कार्य ना विधि के अनुसार सर्वदा न्यायमूनत यानी न्याय कुल भी नहीं होगा ना, न्याय के अनुसार भी, तो भी वह कार्य के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग नहीं कर सकते। पहला पॉइंट समझ में आ गया, लोक सेवक द्वारा कार्य। अब इसी के अंतर्गत यही पॉइंट आ जाएंगे दोस्तों, लेकिन इसमें सिर्फ इतना सा अंतर है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा इसको पॉइंट 2 हो जाएगा, यही पॉइंट 2 नंबर का आ जाएगा। लोक सेवक के किसी व्यक्ति के द्वारा, यानी लोक सेवक किसी निर्देश द्वारा किसी व्यक्ति को देता है कार्य। ठीक है, उसमें भी ये आ जाएगा जिसमें मृत्यु या घोर उपत्ति होने की आशंका ना हो, कार्य सद्भावपूर्वक हो और पदाभास के अंतर्गत हो, यानी लोक सेवक के पदाभास के अंतर्गत कोई कार्य हो। ठीक है ना, और वह किसी ऐसे व्यक्ति को कर दे, हाँ, कि मेरी तरफ से तुमको नियुक्त करता हूँ कि ऐसा कोई कार्य किया जाए। ठीक है ना, तो भी उसमें धारा 99 आ जाएगी। इसके अंतर्गत भी कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है ना, यानी लोक सेवक के निर्देशक से किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, यदि वो लोक सेवक के निर्देश से किया गया हो, कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया हो और ऐसे लोक सेवक के पद में रहते हुए कार्य किया गया हो। ठीक है, जिससे मृत्यु और घोर उपत्ति होने की आशंका ना हो। ये 4 पॉइंट याद करने हैं, घोर मृत्यु होने की आशंका नहीं हो, सद्भावपूर्वक हो, कार्य पदभास पे हो और लोक सेवक के निर्देश के अनुसार किया गया हो। ठीक है दोस्तों, चाहे उस कार्य जो विधिपूर्ण कार्य किया गया है वो आवश्यक नहीं है कि विधि द्वारा उससे न्याय मिले, ही न्याय संगत हो। ठीक है दोस्तों, 2 पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, इसको मिटा देता हूँ। पहला पॉइंट है लोक सेवक का और दूसरा पॉइंट है लोक सेवक के निर्देश से किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है। तीसरा है कि दोस्तों जब किसी
व्यक्ति के शरीर और संपत्ति के संबंध में कोई खतरा उत्पन्न हो रहा हो, ठीक है। माना ए पे हमला हो रहा है, ठीक है, ए पे हमला हो रहा है बी द्वारा, ठीक है, शरीर या संपत्ति के संबंध में खतरा उत्पन्न हो रहा हो और उस खतरे को किसी पदाधिकारी यानी लोक पदाधिकारी की सहायता से टाला जा सकता हो और ऐसी सहायता प्राप्त करने का समय भी हो तो भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है ना। यानी ए के पास कोई हमला, ए को पता लग गया कि उसके घर के अंदर डाकू चोर घुसा है, ठीक है, वो ऊपर वाले कमरे में नीचे आए हैं और उसके पास इतना समय है कि वो लोक पदाधिकारी को उस हमले की सूचना दे सके, ठीक है ना, उस हमले को टाला जा सकता है सूचना से। तो यहाँ पर ए प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग नहीं कर सकता, बी की हत्या नहीं कर सकता था, ठीक है। और चौथा पॉइंट आ जाएगा, ये तीसरा पॉइंट था और चौथा पॉइंट है दोस्तों कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार केवल उतना ही मिलेगा, यानी उस विस्तार तक ही मिलेगा, यानी आप किसी व्यक्ति पर हमला उतना ही कर सकते हैं जितनी उस समय की जो परिस्थिति है उसके अनुसार आवश्यक हो, ठीक है। यदि उससे अधिक हमला कर देते हो और उस हमले से उस व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपत्ति हो जाती है तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। धारा 99 आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक, आशा करता हूँ, ठीक है दोस्तों। इनको सबको मिटा देता हूँ मैं। धारा 99 के 4 पॉइंट थे। पहले लोक सेवक द्वारा कार्य सद्भावनापूर्वक यानी मृत्यु घोर उपत्ति की आशंका न हो, पद के अंदर कार्य किया होगा। दूसरा आ गया लोक सेवक के निर्देश के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा कार्य। तीसरे में आ गया पॉइंट कि कोई ऐसा खतरा उत्पन्न हो किसी व्यक्ति की शरीर और संपत्ति के संबंध में और किसी उसके अंतर्गत लोक पदाधिकारी की सहायता प्राप्त की जा सकती है, उतना समय हो कि हम उसको सहायता प्राप्त करके उस खतरा जो हो उसको समाप्त किया जा सकता है या उसको टाला जा सकता है। और चौथा आ गया कि जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है वो इतना ही मिलेगा जितनी उस परिस्थिति के अनुसार आवश्यक है, यानी उतनी आप हानि कर सकते हैं जितनी उस परिस्थिति के अनुसार करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब धारण जो 99 है इसकी 4 सीमाओं के अतिरिक्त भी ये प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत कुछ सीमाएं भी है, ठीक है। ये 4 तो मोस्ट है ही सीमाएं जो शर्तें लाग दी गई है, ठीक है ना। वो निम्न है, आपको बता देता हूँ। पहला है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किसी ऐसे कार्य को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता जो निश्चित रूप से प्रतिरक्षा नहीं अपितु एक अपराध है। यानी कोई लोक सेवक यानी जानबूझकर अपराध करता है, ठीक है ना, हालांकि वो पद पे है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अपराध कारित करता है तो वह प्राइवेट प्रतिरक्षा नहीं अपराध है, ठीक है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस समय नहीं किया जा सकता जब इसकी मांग करने की वाला स्वयं आप आक्रमण करता हो। दूसरा पॉइंट आ जाएगा, पहला पॉइंट तो आगे लोक सेवक ही अगर गलत तरीके से कार्य करता है, ठीक है ना, न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा आ जाएगा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का मांग कौन कर सकता है, सामने वाला व्यक्ति जिस पर हमला किया जा रहा है, लेकिन हमला करने वाला व्यक्ति ही इसका अधिकार का मांग कर रहा है तो वहाँ पर ये मांग नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट आ जाएगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है ना, जो आईपीसी के अंतर्गत अपराध है, ठीक है ना, प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है ऐसे अपराध के विरुद्ध भी नहीं मिलता है जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं होते हैं, जो आईपीसी के अंतर्गत अपराध नहीं माने जाते हैं, उनके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो वह इस अपवाद का फ़ायदा नहीं उठा सकता है क्योंकि वह भारतीय दंड संहिता के अनुसार ऐसा अपराध ही नहीं था, ठीक है। इस अधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब शरीर के प्रति कोई वास्तविक या तत्काल कोई खतरा उत्पन्न हो रहा हो, ठीक है। चौथा पॉइंट ये आ जाएगा, हाँ भाई वास्तविक खतरा उत्पन्न हो रहा हो कि हाँ भाई हमारे पे निश्चित ये कि इस हमले से हमारी मृत्यु हो ही जाएगी, ये घोर उपत्ति हो जाएगी, ठीक है। यह अधिकार, अब पांचवा आ जाएगा, यह अधिकार प्रतिरक्षा का अधिकार है ना कि दंड देने का, यानी कोई व्यक्ति अपने बदला लेने के लिए किसी व्यक्ति के हत्या आदि नहीं कर सकता और ये नहीं बोल सकता कि इसने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग किया है मैंने अपने, ठीक है ना दोस्तों। इन सीमाओं के अंतर्गत रहते ही कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग कर सकता है। अब बात करते हैं, ये धारा 99 है, इसके एग्जाम्पल को हम समझते हैं और आपको समझाते हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा कैसे उपयोग में नहीं किया सकते सॉरी दोस्तों, इसको मिटा देता हूँ। अभी एक चोर है, ए रात्रि में अपने घर की दीवार में, जो ए नाम का व्यक्ति है, अपने घर की दीवार में सेंध लगाकर घुसते हुए एक चोर को देखता है, यानी घर की दीवार में देखता है कि उससे चिपकते हुए चोर घुस रहा है। जैसे ही
वह अपने शरीर को अंदर घुमाता है, तो जैसे वो चोर उस शरीर को अंदर घुमाता है अपने शरीर को उस घर के अंदर, तो ए उसे उसके मुंह को ज़मीन की तरफ किए हुए पकड़ लेता है। समझ रहे हो ना? ये चोर है, ये घर है, ये घर की बाहर की बाउंड्री, यहाँ पर चोर है बी, ये गेट आया, यहाँ से घुसने की कोशिश करता है बी, वैसे ये ए है यहाँ पर चिपके हुए, इसने इसका मुंह पकड़ लिया ए ने, ठीक है, और ज़मीन की तरफ लेटा दिया, ठीक है। अब इसका क्या होता है, मुंह पकड़ के जैसे ज़मीन पर लेटा दिया, तो यहाँ पर ए को अधिकार था अपनी संपत्ति की रक्षा करने का, बी मर गया, दम घुटने के कारण चोर की मृत्यु हो जाती है। तो यह अपहानी प्रतिरक्षा हेतु आवश्यक अपहानी की मात्रा से अधिक नहीं है, यानी ए ने सही इस्तेमाल किया है, कोई इसे हमला नहीं किया है, अतः यह न्यायोचित अपहानी माना जाएगा और यह ए को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। अब एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, समझ में आ गया ना दोस्तों? सिर्फ उसका गला घोट के हत्या की, गला घोटने से यानी मुंह पे हाथ रखने से उसकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर ए अपराधी नहीं होगा। अब दूसरा है, जहाँ एक चोर रात्रि के समय में, उस समय जबकि उसका शरीर का आधा हिस्सा मकान के अंदर था और आधा हिस्सा मकान के बाहर था, उसकी गर्दन पर है ना 4-5 बार, ये ए है, ये बी है, ये ए का घर है, यहाँ पर बी आता है, ठीक है। आधा हिस्सा घर के अंदर था और आधा बाहर था, आधा अंदर था, ठीक है। अब ये ए अंदर पीछे से घुस के इस पर लाठी मारता है धमाधम, ठीक है, इससे की बी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर यह ए है ना अपराधी माना जाएगा, इसको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने उस अपहानी से यानी जितनी आवश्यकता थी उससे ज़्यादा का बल का प्रयोग किया है, और इसलिए ये काय का दोषी कहलाएगा, सदोष मानववध का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का उपयोग कब नहीं कर सकते। अब बात करते हैं धारा 100 कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब कर सकते हैं, यानी उसका विस्तार कहाँ तक है कि शरीर, सुनिए अब धारा 100 क्या कहती है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर होता है। कब होता है मृत्यु कारित करने पर, कब होता है, इसके बारे में भी निम्नलिखित 6 परिस्थितियाँ दी गई है जिनके आधार पर मृत्यु कारित करने पर होता है। तो देखिए दोस्तों, आपको परिस्थितियाँ बताता हूँ। पहली परिस्थिति कि ऐसा हमला किया जाए कि तुरंत जिसका परिणाम क्या हो, मृत्यु हो। हमला इस प्रकार का हो कि उसका कोई उपाय, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं हो, सीधे मृत्यु कारित हो। दूसरा पॉइंट हो घोर उपपत्ति, ऐसा हमला किया जाए कि उस कार्य से, उस हमले से घोर उपपत्ति की होने की संभावना हो, तो व्यक्ति किसी उस सामने वाले व्यक्ति यानी घोर उपपत्ति करने वाले व्यक्ति की हत्या कर सकता है। तीसरा पॉइंट आ जाएगा दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति पर बलात्कार करने का प्रयत्न किया जाता है तो भी हत्या की जा सकती है अपने बचाव के लिए। चौथा पॉइंट आ जाएगा प्रकृति के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध अपनी तृष्णा प्राप्ति के लिए कोई हमला करता है, ठीक है, हमला करता है। समझ में आ गया? पहला पॉइंट मृत्यु के लिए, दूसरा आ जाएगा घोर उपपत्ति के लिए कोई हमला करता है, तीसरा आ जाएगा बलात्कार के लिए, चौथा आ जाएगा प्रकृति के विरुद्ध तृष्णा प्राप्ति के लिए अपनी, ठीक है, और पांचवा आ जाएगा अपहरण या व्यापरण, अपहरण या व्यापरण करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति पर किया गया हमला, इन पे किसी व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं अपन। अपहरण के बारे में आपको पता है, आईपीसी की धारा 362 में बताया गया है, ठीक है। और छठा, इस आश्रय से किया गया हमला हो किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में सदोष परिरोध किया जाए जिससे उसे युक्तियुक्त रूप से यह आकांक्षा कारित हो कि वह अपने को छुड़ाने के लिए लोक पदाधिकारी की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा, जो हमने 99 में पढ़ाई थी आपको। चौथा पॉइंट सेक्शन 99 में पढ़ाया था कि, तीसरा पॉइंट पढ़ाया था हमने कि इस प्रकार किसी व्यक्ति को अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलता है जब उसको इतना समय प्राप्त हो कि वह लोक अधिकारी की सहायता प्राप्त कर सकता है और उस खतरे को टाल सकता है। लेकिन किसी व्यक्ति को लोक अधिकारी यानी इस प्रकार से किसी व्यक्ति को परिरोध कर लेता है, इसको 5 पॉइंट को हटा देता हूँ,
आपको समझाऊँ ताकि मिटा रहा हूँ उनको। यानी किसी व्यक्ति को छठा पॉइंट ये बोलता है इस प्रकार से परिरोध में कर ले, यानी सदोष परिरोध में कर ले कि उसको इतना अवसर भी नहीं मिले, यानी उसके हाथ पाँव बांध लिया जाए या उसको बांधने की कोशिश करे, जो आप पिक्चरों में भी देखते होंगे। इस प्रकार से आशंका हो कि वह फ़ोन भी नहीं कर सकता, यानी उस खतरे को टाल नहीं सकता कि ये लोक पदाधिकारी की सहायता प्राप्त कर सके उस समय पर, तो वह हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है ऐसे। ठीक है, छठा ये पॉइंट आ जाएगा जो 99 का थर्ड में बताया था हमने। ठीक है, छठे यानी लोक पदाधिकारी की सेवा की सहायता नहीं प्राप्त कर सकता हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये 6 बातें बताई गई है। लेकिन एक बार 7वां भी आ जाता है, कई बार इसमें एक पॉइंट और जोड़ लिया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति पर एसिड, यानी कोई आजकल आपको पता है तेजाब वगैरह खूब चल रहे हैं आजकल केसेस, अगर किसी व्यक्ति पर एसिड फेंक दे या देने का कृत्य करता है या किसी को लगता है कि उस पर फेंक सकता है या उसको कुछ एसिड वगैरह कुछ गिरा सकते हैं, तो भी ऐसे स्थिति में भी कोई व्यक्ति प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग कर सकता है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमने आज चर्चा की 96 से 100 तक के बीच में। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। 96 में डेफिनेशन बताता है कि कोई बात अपराध नहीं होती है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा में की जाती है। 97 बताता है कि 99 के अनुरूप रहते हुए 2 प्रकार से कर सकते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग, खुद के शरीर या दूसरों के शरीर के विरुद्ध में, और दूसरा संपत्ति के विरुद्ध में आ जाएगा जो चोरी, रिश्ती, लूट और आपराधिक अत्याचार में आ जाएगा। 98 बताता है आपको विकृत व्यक्ति के द्वारा कोई हमला किया जाता है तो उसके विरुद्ध आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग कर सकते हैं। 99 बताता है कि लोक सेवक वाला कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आप कब नहीं कर सकते हैं, और इसमें 4 पॉइंट बताए थे हमने कि लोक सेवक के द्वारा या लोक सेवक के निर्देश किसी व्यक्ति द्वारा या खतरे को टाला जा सकता हो तब, और यदि अपहानि से अधिक प्रयोग किया गया तब। ठीक है, और फिर 100 में बताया हमने 6 परिस्थिति कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति की हत्या या मृत्यु कब कारित कर सकते हैं। जब उसकी खुद पहला पॉइंट बताया था हमने इस पर कि जब उसकी खुद की मृत्यु कारित होने का खतरा हो, या दूसरा गोरुपति कारित करने का खतरा हो खुद के ऊपर ही, तीसरा बलात्कार करने का प्रयास किया जाए, चौथा कृष्णा तृप्ति यानी प्रकृति के विरुद्ध कोई मैथुन कृष्णा प्राप्ति करने का कोशिश किया जाए, 5वां बताया कोई अपहरण या व्यभिचार करने के लिए हमला किया जाए किसी व्यक्ति पे। 6ठा आपको बताइए कि उसके पास उसको इस प्रकार से परिरोध में कर लिया जाए कि उसके पास लोक सेवक को बुलाने का समय ही ना हो तो उसकी हत्या कर सकता है। और 7वां आपको बताइए कि एसिड या अम्ल वगैरह कोई फेंक दे किसी व्यक्ति पर या फेंकने की आशंका हो तो भी उस पर हत्या कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज का आपका चैप्टर यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। आगे हम चर्चा करेंगे कल 101 से लेकर 106 तक, और ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इनके ऑप्शन निकालें और बैठे बैठे ऑब्जेक्टिव हल करने की कोशिश करें, खुद से क्वेश्चन बनाएं और इसको हल करें। आप जैसे आज हमने बताया था 84 के बारे में, विकृत व्यक्ति, इस प्रकार से आप भी निकालें जो अब तक हमने पढ़ा है। और आपने नहीं पढ़ा अब तक तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं जो नए व्यूअर्स हैं। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। आपको यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि उनको भी ये समझ में आए, और अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।